हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन क्लास 11 का एकदम मस्त टॉपिक है जिसमें हम पूरा डीप से बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। ओके और पूरा का पूरा डीप से क्वेश्चन करेंगे और आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लगाया जाएगा तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। और मेरे ख्याल से लगता है 40 मिनट का ये लेक्चर जाएगा। ओके 8 मिनट में नहीं बनेगा। कोई कह देना कि सर्कुलर मोशन 8 मिनट में पढ़ा के यार बता दो, ये फील आने की चीज है। ठीक है, फिजिक्स बिना फील का तो होगा नहीं। ओके तो फटाफट कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन एकदम पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक टर्म को फील लेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ एनी बॉडी moves on a circular path is known as circular motion or it is also known as 2D motion। सर्कुलर मोशन आप बचपन से पढ़ रखे हो। जो चीज गोल गोल घूमे, सर्कुलर पाथ पे घूमे, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D मोशन होता है। सर्कुलर मोशन 2D मोशन होता है। इफ एनी बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D मोशन होता है। जैसे आप यहां देख रहे हो, पहले तो बॉडी देखो ऊपर y में चल रहा है, धीरे धीरे x में चल रहा है। यहां आते आते टोटली y पे हो गया है, x इसका 0 हो गया है। फिर यहां आओगे तो देखो x में ऊपर है लेकिन थोड़ा सा माइनस एक्स, y में ऊपर है और थोड़ा सा माइनस x में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बॉडी जो होता है वो 2D मोशन करता है इन सर्कुलर मोशन में। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई। सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, मूव करता है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D मोशन होता है, मतलब x y दोनों में चलता है, या y z दोनों में, या x z दोनों में। ठीक है, 2D मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई? व्हेन अ बॉडी मूव्स in a circular path with constant velocity, this motion is known as uniform circular motion। लिख लो जल्दी। When a body moves on a circular path with constant velocity, this motion is known as uniform circular motion। इसका मतलब है, मैं बता रहा हूं, मान लो किसी बॉडी को हमको गोल गोल घुमाना है। एक स्टोन लो, रस्सी में बांध के गोल गोल घुमाओ, तो जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, इसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2D मोशन होता है। यहां तक समझ में आया? अच्छा ये बताओ, स्टोन को हम 2 वेलोसिटी दे सकते हैं। हो सकता है हम उसको सेम वेलोसिटी के साथ नचा सकते हैं, या हो सकता है उसकी वेलोसिटी एकदम बढ़ा दें या एकदम घटा दें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि बॉडी एक लगातार उसी स्पीड से, सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसे गोल 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 घूम रहा है, तो उसे कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस कंडीशन स्पीड कांस्टेंट, उस कंडीशन में उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट, हर समय 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, हर समय हिप्नोटाइज नहीं होना, 2 मीटर पर सेकंड से, हर समय 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है। इस मोशन को बोलते हैं, सर्कुलर मोशन तो है लेकिन कैसा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। When a body moves on a circular path with constant velocity, this motion is known as uniform circular motion। In this condition, a speed constant। मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, एकदम मस्त उसी स्पीड के साथ मूव करे, उसे हम लोग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखो यहाँ पे सबकी वेलोसिटी जो है ना v है, सबकी वेलोसिटी v है। v में बदलाव, स्पीड में बदलाव नहीं होता है। आगे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ वेरिएबल स्पीड is known as non-uniform circular motion। In this condition, a speed change। इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने अभी बताया ना कि एक स्टोन को आप घुमाओ,
आपके पास क्षमता है उसकी स्पीड बढ़ाने की, उसके स्पीड घटाने की। तो अगर आप बॉडी का स्पीड लगातार बढ़ा रहे हो, मतलब बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लगातार उसकी स्पीड घटा रहे हो, मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। अब मान लो कि लगातार उसको उसी स्पीड से रोटेट करा रहे हो, एक बॉडी को उसी स्पीड से घुमा रहे हो, एकदम सेम स्पीड, उसकी स्पीड ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, वो कौन सी सर्कुलर मोशन हुआ? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होता है वो चेंज करता है। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन क्या होता है उसका मैंने बता दिया कि ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। यहाँ पे देखो सब जगह उसके स्पीड सेम है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। पहले उसकी स्पीड v थी, फिर v डैश, फिर v डबल डैश, फिर v ट्रिपल डैश, मतलब इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। ओके, तो यहां तक नोट करोगे। अब आगे बढ़े। हाँ, एक चीज बात नोट करोगे, इन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ बॉडी ऑलवेज चेंज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, बॉडी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा चेंज करेगा। पहले देखो स्पीड में बदलाव तुम कर सकते हो, लेकिन बॉडी गोल गोल घूमेगा, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। पहले देखो साउथ में जा रहा था, फिर वेस्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, इसमें भी वही कंडीशन है, लेकिन इसमें देख रहे हो कि स्पीड सेम है, इसमें स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है। तो इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ बॉडी ऑलवेज चेंज। बॉडी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा चेंज होगा। सर्कुलर मोशन होगा, बॉडी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। स्पीड कांस्टेंट भी हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो 80% जो हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के कांस्टेंट होने पे पढ़ते हैं, मतलब स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ते हैं। हाँ, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि बॉडी का जो स्पीड है वो हर समय क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहां तक क्लियर हुआ? बोलो जल्दी फटाफट, मैं आगे बढ़ूं, छापना है छाप लो, आगे बढ़ते हैं। अभी तो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़े थे आप लोग। नोट करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल स्विफ्ट बाय द रेडियस वेक्टर एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अभी नोट करो, मैं समझा रहा हूं। सपोज द पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ds along the circular path in time interval dt. During this interval it moves through an angle d theta equal to theta 2 minus theta 1. अब समझाते हैं। यहां पे एक बॉल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अभी इंस्टेंट पॉइंट पे वो ए पे था, जैसे ही सर्कुलर मोशन हुआ बॉडी अब सर्कुलर पाथ कवर करेगा इससे। मैंने माना कि कुछ समय बाद बॉडी यहां से यहां पहुंचा, बॉडी ए से बी पर पहुंचा। अब सर्कुलर मोशन होगा तो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा ही करेगा। तो बॉडी अपना पोजीशन चेंज किया, ए से बी पर आया, तो कुछ थीटा एंगल शिफ्ट हुआ, कितना एंगल शिफ्ट हुआ इसी को तो बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमारा जो आंख है वो सेंटर पे है और पार्टिकल जो है हमारे सामने है। पार्टिकल मूव किया तो मेरी आंखें थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब मेरी आंख कितना डिस्प्लेस किया, कितना एंगल, तो थीटा एंगल। और यही क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब
बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस किया है, बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस किया, उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी आप लोग पढ़े थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन फ्रॉम फाइनल पोजीशन। यहाँ पे वो नहीं है, उसको हटा के कौन आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है, बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बॉडी जो चलेगा इस पाथ पे चलेगा, मैंने माना कि बॉडी, माना क्या, बॉडी जो है कुछ एंगल डिस्प्लेस किया, ठीक, कुछ एंगल डिस्प्लेस किया, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी इस पाथ पे भी तो चल रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है वो जिस पे ट्रेन चलती है, सर्कुलर ट्रैक है, बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा। हाँ, मान लेते हैं कुछ एंगल डिस्प्लेस किया तो उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ट्रैक पे चलेगा तो मानते हैं कि ये डीएस ट्रैक पे चला, कुछ डीएस, या इसको एस भी ले सकते हो, छोटा तो नहीं है, बड़ा है, तो हम इसको एस ले लेते हैं। और मतलब ये एस डिस्टेंस चला है सर्कुलर पाथ पे ये चला है। देखो यहाँ पे एंगल डिस्प्लेस हुआ है, इतना एंगल, और ये पाथ पे चला है, सर्कुलर पाथ पे, तो इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हो, जो बॉडी कवर करता है पाथ, तो ये जितना कवर के इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जब कोई बॉडी कुछ एंगल डिस्प्लेस करेगा, कितना एंगल डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दो टर्म मेरे को मिला। हाँ, डी थीटा क्या होता है, पहले वो θ2 माइनस θ1। देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये θ1 पे था, यहां चला गया θ2 पे, हमको लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या करेंगे, θ2 में से θ1 को माइनस कर देंगे, हमको निकल जाएगा कि कितना एंगल डिस्प्लेस किया। मान लो पहले वो 0 डिग्री पे था, पहुंच गया 30 डिग्री पे, हम पूछेंगे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो डी थीटा कितना हुआ या थीटा कितना हुआ, कितना थीटा डिस्प्लेस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो θ2 माइनस θ1 यानी 30 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना होगा, कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे बढ़े। ओके, तो नोट करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है। तो मेरे ख्याल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ गए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग पढ़ने डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चलो ओके, नोट करोगे। नोट डाउन करोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को नोट डाउन करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी कितना एंगल डिस्प्लेस किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बॉडी कितना सर्कुलर पाथ कवर किया, कितना सर्कुलर पाथ कवर किया। इट्स ऐसा यूनिट इज डिग्री और रेडियन, मतलब 80% जो है हम लोग रेडियन में रखेंगे, याद रखना। 80% हम लोग किस में रखेंगे, इन रेडियन, इन रेडियन में रखेंगे ऐसा यूनिट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी भाई, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसका इस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, तो कौन सी वेक्टर है भाई, एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सिस के अलोंग। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सिस के अलोंग। ऐसा वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग हो।
फाइंड आउट किसे करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से। अब देखो ना, यहाँ पे बॉडी जो है ना सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट कर, राइट हैंड निकालो, रखो, और बॉडी देखो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है ऐसे, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। अगर बॉडी ऐसे रोटेट करे तो इनवर्ड होगा, देख लो इनवर्ड होगा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। मान लो सर्कुलर पाथ ऐसे ऐसे कवर कर रहा है, किधर होगा, ऊपर होगा, नीचे कर रहा है, नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो करोगे नीचे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल लोगे बाय राइट हैंड थंब रूल से, इन डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। देखो एक्सिस के अलोंग है, देखो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, और इधर होगा आपका माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। इधर देखो बॉडी ऐसे से रोटेट करेगा तो ऐसे ऐसे, तो वाई एक्सिस के अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये सब, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल लोगे बाय राइट हैंड थंब रूल। किधर निकलेगा, एक्सियल एक्सिस के अलोंग निकलेगा, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज मीटर, इसका SI यूनिट मीटर में होता है, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका SI यूनिट मीटर में होता है। अब सर्कुलर पाथ है तो पाथ मीटर में ही निकलेगा ना, और ये एंगल है तो एंगल डिग्री में निकलेगा या रेडियन में निकलेगा। अभी आप लोग डिग्री जानते थे, लेकिन 80% हम लोग किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। अब बात आता है कि रेडियन ओडियन क्या है, तो सुन लो। याद रखोगे कि 180 डिग्री में होता है, 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन। कितना होता है, पाई रेडियन। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। मतलब 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन। जब बॉडी 360 डिग्री घूमेगा तो हम लोग कहेंगे 2 पाई रेडियन घूमा, डिग्री नहीं रेडियन में बात करेंगे, ठीक है। अब क्या करो, 180 याद रखो, 180 में कितना होता है, पाई रेडियन होता है, 180 में पाई रेडियन होता है। एक काम करो, 180 में पाई रेडियन होता है जानते हैं, डिग्री और रेडियन को ना, रेडियन को देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेडियन का जो ऐसे है ना पावर, पावर नहीं कहो इसको, हम लोग ऊपर में ना C से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये डिग्री में है और ये रेडियन में, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, बहुत कंटाप दिखाई दे रहा है। चलो देखो अभी डिग्री में है, यहाँ पे रेडियन, यहाँ पे आप C लगा लोगे, छोटा सा C, ठीक है। बताता है कि रेडियन में है। अब देखो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 90, और 90 डिग्री का होता है पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। एक काम करोगे 180 डिग्री में 3 से डिवाइड कर दोगे, और पाई में भी 3 से, क्योंकि 180 में पाई, नीचे में 3, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कितना होगा, पाई बाई 60 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। उसी तरह 30 डिग्री का भी निकाल लोगे, 180 डिग्री में पाई रेडियन, 6 से इधर भी डिवाइड कर दो, 6 से इधर, 6 3 जा 80, और 0 यानी 30 डिग्री में आपका पाई बाई 6 रहेगा। एक काम करो 4 से डिवाइड कर दोगे, 180 बाई 4, इधर भी होगा पाई बाई 4, ये इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री में आपका हो जाएगा पाई बाई 480, पाई बाई 480। तो रेडियन निकालने आ गया ना। अब डिग्री में हम बात नहीं करेंगे, रेडियन में बात करेंगे, ओके। फटाफट नोट कर लो, याद रखो 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन। 1 मिनट रुकोगे, पानी पी ले हम। वन 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है। एक काम करो
मेरे को तो 360 का निकालने आ गया, 90 का निकालने आ गया, 60 का, 30 का। मेरे को 1 डिग्री 2 डिग्री का चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, एक काम करते हैं, हमको मान लो कि किसी भी डिग्री का रेडियन बताना है, किसी भी डिग्री का रेडियन, किसी भी डिग्री का रेडियन हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, अभी तो मान लो कि हम ये क्या कर ले रहे हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का फाइंड आउट कर ले रहे हैं। हमको चाहिए डायरेक्ट 2 डिग्री। क्या करेंगे फिर, मान लो हमको चाहिए 72 डिग्री, तब क्या करेंगे, तो कितना भी डिग्री हो रेडियन में बताना हो तो ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या, फॉर्मूला बता देते हैं। बड़ा उलझाते हो, ट्रिक बताएंगे, फॉर्मूला बताओ। देखो 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो एक डिग्री में पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो हमको डिग्री में दिया हो, डिग्री में दिया हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो जैसे हमको 2 डिग्री का निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 90। हमको 72 डिग्री का निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 72, 72 पाई बाई 180। अब देख लो कटा सकते हो, 180 और 72 कटेगा, 2 के टेबल से, ठीक है, कटेगा, ठीक है। मान लो हमको निकालना है 1042 डिग्री का, क्या करेंगे। अब बात ये आ गई कि सर 360 डिग्री तक तो हम सुने थे, आप 1042 डिग्री कैसे कर दिए। सुनोगे, एंगल जो होता है ना वो 360 तक नहीं होता, 360 से ज्यादा भी होता है, मतलब प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब 1,20,250 डिग्री भी होता है। आया कि नहीं आता समझ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान लो कोई बॉडी जो है एक चक्कर मारा 360 डिग्री, फिर दूसरा चक्कर मारा, कितना एंगल, 360, तीसरा चक्कर और एंगल बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, मतलब एंगल ज्यादा भी हो सकता है। क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 1042 से क्या कर देंगे, 1042 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो रेडियन में आएगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर देते हैं, 180 बाई पाई। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब डिग्री में हो, रेडियन में चाहिए तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन में है हमको डिग्री में चाहिए तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई से कर लेंगे। मान लो कि हमको 60 डिग्री का चाहिए, हमको क्या चाहिए, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का रेडियन में चाहिए तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, यानी पाई बाई 180 इंटू 60, 0 से 0, 6 3 जा, यानी कि पाई बाई 3। क्या यही आंसर आ रहा था 60 डिग्री का, 60 डिग्री का यही आंसर आ, पाई बाई 3। तो समझ में आ गया ना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमको रेडियन में चाहिए। आगे बढ़ा जाए। हाँ, याद रखना कि क्वेश्चन को हमेशा रेडियन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ हम किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे, डिग्री में नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करोगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या रिश्ता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली बात है। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो होता है रेडियन, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है मीटर। अब सुनोगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी।
ये कैसा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जो एक्सिस के एलोंग हो। ओके। अब सुनोगे, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ओके। ये भी होता है डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट हो गया इतना। और कुछ छूट रहा है? नहीं। और भी, हाँ, इसका डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है m0 L T0 होता है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो डायमेंशनल लेस फॉर्मूला होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। डायमेंशन लेस फॉर्मूला मतलब m0 L0 T0, नोट आउट करोगे। अब दोनों का बीच का जो रिलेशन आया, दोनों के मिला के एक फॉर्मूला आया जिसका नाम है S इक्वल टू R थीटा। अब देखो S जो है ना वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, R जो है आपका रेडियस है, और थीटा जो है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इस फॉर्मूला में लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला बनाया S इक्वल टू आर थीटा। अब मेरे को ये प्रूफ चाहिए S इक्वल टू आर थीटा आया कहां से? तो शायद आप लोग पढ़े होंगे एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये तो पढ़े होंगे ना 9th क्लास 8th क्लास में, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या होता है? अब देखो यहां पे आर्क ही तो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये भी देखो तो आर्क ही तो है, आर्क एस क्या है? आर्क ही तो है, आर्क लेंथ। मतलब पढ़े हो ना थीटा इक्वल टू L बाई आर। अब नहीं पढ़े हो 9th क्लास में सर्कुलर मोशन, ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई भाई। थीटा इक्वल टू L बाई आर, थीटा इक्वल टू L बाई आर। थीटा L की जगह पे ये आर्क लेंथ, मतलब आर्क का लेंथ कितना है भाई? S है, और रेडियस आपका R है, तो S इक्वल टू आर थीटा। आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये क्लास 9 में पढ़ना था सर्किल में। थीटा इक्वल टू L बाई आर। तो L किसे कहते हैं? आर्क लेंथ को कहते हैं, लो लिख देते हैं L, ठीक है। और इसको थीटा, इसको R, थीटा इक्वल टू L बाई आर। L की जगह पे कितना है भाई? S है। अरे वहीं R का लेंथ S है, S बाई आर थीटा, यानी S इक्वल टू आर थीटा। यहां से नहीं समझ में आया तो दूसरा ले लो, सुनोगे। 360 डिग्री में 2 पाई आर होता है कि ना? 360 डिग्री में 2 पाई आर। अरे तुम 360 डिग्री घूमे, कितना पाथ घूमे? 2 पाई आर घूमे। तो 1 डिग्री, अच्छा रेडियन में हमको डिग्री में नहीं चाहिए, हमको डिग्री से प्यार है नहीं, हमको रेडियन से प्यार है। तो रेडियन बोले तो 360 का पाई का 180 का पाई
तो 2 से गुना करोगे 180 गुना 360, इधर भी पाई से गुना करोगे तो यानी 2 पाई, 2 पाई में 2 पाई आर। अब सुनोगे तो 1 डिग्री में 2 पाई आर बाई 2 पाई, यानी 1 रेडियन में, 1 रेडियन में कितना होगा, रेडियन में हम ले रहे हैं ना, रेडियन में, रेडियन की बात चल रही है, रेडियन की बात चल रही है। तो 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा आर, यानी कि थीटा रेडियन में आर थीटा, और आर थीटा देख रहे हैं किसके बराबर है, एस के बराबर है। आर थीटा किसके बराबर है, एस के बराबर है, यानी एस इक्वल टू आर थीटा। यहां से भी नोट कर लो, क्लास 9 में पढ़ना था यार, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल की जगह पे एस बाई आर, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, यानी एस इक्वल टू आर थीटा। दोनों ने मिलके एक फॉर्मूला तैयार किया, एस इक्वल टू आर थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लोगे, मेरे को दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, तो आप लोग एडजस्ट करोगे। एस इक्वल टू आर थीटा, यानी थीटा इक्वल टू एल बाई आर पढ़े थे। ये सारी बातें बोलो समझ में आई कि नहीं। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस होता है और इसका डायमेंशन होता है m0 l t0, क्योंकि मीटर है ना, मीटर का l होता है, मास तो है नहीं, m0 टाइम t0, ठीक है। यूनिट रेडियन में रखोगे, इसका ऐसा यूनिट मीटर में। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सियल वेक्टर एक्सिस के अलोंग, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी होगा। हाँ, इसको हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। कुछ और बातें हैं जो नोट करोगे आपको, कुछ और बातें मैं रब कर दूं, ओके। कुछ और बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट करना है। एस इक्वल टू आर थीटा याद हो गया ना, ये किससे कंबाइंड मिलकर आया है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का कंबाइंड। अब सुनोगे, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। देखो, अरे राम कहानी नहीं, प्यार की कहानी। जरूर आपको क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते प्यार के चक्कर में फंस गए। देखो 11th में आ गए, अभी प्यार हो रखा है, रेडियन से करो प्यार, ठीक है। देखो रेडियन से करोगे प्यार तो फिजिक्स से कैसे करोगे प्यार। चलो देखो, अब नोट करोगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तब जाके कहानी समझ गए। बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर वेलोसिटी को v से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ओमेगा से, और इसको v से। अब सुनोगे, अच्छा ये बताओ, आप लोग पढ़े हो ना कि v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एस करेगा, ये एस डिस्प्लेसमेंट करेगा। बोलो लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस बाई टी लिख सकते हैं, यानी कि v इक्वल टू एस बाई टी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी होती है भाई, इट इज वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी। और कैसी वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। कैसी वेक्टर? एक्सियल, एक्सिस के अलॉन्ग। ये भी कैसी क्वांटिटी होती है भाई? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं अभी बता रहे थे। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is in the direction of angular displacement। अच्छा ये बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, मान लो बॉडी ऐसे से घूम रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर होगा, क्योंकि जिधर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, उधर ही होगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। और इसको फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। ये बताओ इसका किधर होगा भाई? टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है? टेंजेंशियल। देखो टेंजेंशियल, इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। अब एक फॉर्मूला है, ये रब करते ना, समझ में आ गया कि नहीं गया? चलो आगे बढ़े। अच्छा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछे, एवरेज, तो वो होगा θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। अच्छा, एवरेज लीनियर वेलोसिटी पूछे तो वो होगा S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस पूछे, लीनियर वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस पूछे तो वो होगा dθ बाई dt, और इसका होगा वेलोसिटी इंस्टेंट का होगा ds बाई dt। जो लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा है भाई, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है ये सब, तो आप लोग काइनेमेटिक्स का जाके लेक्चर देख लो, तभी समझ में आएगा। ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा? dθ बाई dt, और ये होगा ds बाई dt। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा भाई? θ बाई 2, और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होगा s बाई t। बोलो यहां तक समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है पाथ पे निकलता है, पाथ पे एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल, उसका डायरेक्शन किधर होगा? एंगुलर वेलोसिटी का। एक काम करो, किसी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अब देखो बॉल जो है ना ऐसे से रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होगा। एक काम करो, एक सीढ़ी लो, सीढ़ी, और उसको इस पेन के अंदर लगा के ऐसे घुमाओ, घुमाओगे तो रोटेट करेगा और वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है, देखो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एक सीढ़ी को इस पेन के अंदर लगाओ और ऐसे रोटेट कराओ, रोटेट कराओ, देखो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो कहने का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सिस के अलॉन्ग होता है। आया कि नहीं आया समझ में? इसका वेलोसिटी का होगा, लीनियर वेलोसिटी का टेंजेंशियल, ऐसे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल होगा, ऐसे जब टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल होगा। आया कि नहीं आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला सारा नोट कर लो, अब बात करेंगे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। मतलब
थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है ओमेगा 2 सेकंड में कितना हुआ और दूसरे सेकंड पे कितना है। चलो करोगे। ओमेगा 2 सेकंड में और वो कह रहा है एट 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला को सॉल्व करते हैं। इन 2 सेकंड, इन ओमेगा इन 2 सेकंड, ओमेगा इन 2 सेकंड। तो मतलब एवरेज पूछ रहा है, यानी ओमेगा एवरेज थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1 थीटा 2। तो हमको थीटा मालूम है 2t स्क्वायर प्लस 2, थीटा 1 निकालते हैं, मतलब 0 से लेके टाइम क्या है, टाइम है 0 से लेके 2 सेकेंड। तो एक बार t के जगह पे क्या रखेंगे 0, यानी आएगा 2, थीटा 1 की वैल्यू आएगा 2। थीटा 2 निकालने के लिए एक बार क्या रखेंगे 0 तो रख लिया, दूसरा बार 2 रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 10। तो रख लेते हैं थीटा 2 के जगह पे 10 माइनस 2 बटे में T2 कितना है 2 और T1 कितना है 0, यहां से हो जाएगा 8/2, यानी कि 4। ओमेगा का ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, रेडियन पर सेकेंड। याद रखना ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एट 2 सेकेंड पे बताइए, 2 सेकेंड पे बताइए, यानी इंस्टेंट पॉइंट की बात किया है। ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का 2t और 2 का होगा 0, यानी होगा 2 2 जा 4t। और कितने सेकंड पे, एट 2 सेकंड पे। ओमेगा फाइंड आउट करना है ना, तो 4 गुणे तो कितना होगा, 4 2 जा 8 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब है कि अच्छा ओमेगा एवरेज जो आया 4 रेडियन पर सेकंड आया और 2 सेकंड पे 8 रेडियन पर सेकंड आया। इसका मतलब उसकी जो स्पीड है ना लगातार बढ़ रही है। पहले 0 से लेके 2 सेकंड तक, जस्ट 2 सेकंड तक 4 रेडियन पर सेकंड हुआ, जैसे ही 2 से पार किया उसका हो गया 8 रेडियन, मतलब 2 गुना बढ़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, 2 टाइम्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलो जितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े उसको नोट करते हैं। अभी तक हम लोग ने पढ़ा, हाँ डी थीटा क्या होता था भाई, थीटा 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1। इधर लिखते हैं उसका एंगुलर का, इधर एंगुलर और इधर लीनियर। डी एस का S2 माइनस S1 ये एवरेज है, इसको एवरेज कर लो, एवरेज डेल्टा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू s बाई टी। एंगुलर एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा थीटा को थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी लिखते हैं और T2 माइनस T1।
एवरेज। भी एवरेज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस भी एवरेज। एवरेज ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा भाई? तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस होगा डी थीटा बाई डी टी। भी इंस्टेंटेनियस क्या होगा? डी एस बाई डी टी। यहां तक तो हम लोग पढ़े थे। अच्छा ये बताओ, क्या हम डी थीटा और डी एस इक्वल टू लिख सकते हैं भी डी टी? बोलो हाँ या ना। और इधर ओमेगा डी टी, क्योंकि डी टी इधर जाएगा, ओमेगा डी टी, डी टी इधर जाएगा, भी डी टी। दोनों तरफ लगाओगे इंटीग्रेशन और हो जाएगा थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। ओमेगा डी टी, इस फॉर्मूला को भी नोट करोगे और हो जाएगा इधर एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी टी। और दोनों का जो कंबाइन आया, दोनों का एक फॉर्मूला कंबाइन आया जिसका नाम है v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों का कंबाइन v इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें v जो है देखो, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है भाई? रेडियस है आपका, रेडियस है। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। और एक पढ़ा है एस इक्वल टू आर थीटा। ये क्या है भाई? ये जो है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा आर रेडियस है, आर रेडियस है। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्ले दोनों के बीच, डिस्प्लेसमेंट का बीच का रिलेशन और ये दोनों वेलोसिटी का बीच का रिलेशन का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला याद रखोगे। मैंने इसका तो प्रूफ दे दिया था, इसका भी चलो प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, v इक्वल टू क्या पढ़े हो? s बाई टी पढ़े हो? अच्छा v एवरेज क्या पढ़े हो? एवरेज, v एवरेज अभी पढ़े हैं सर। v एवरेज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा टी, डेल्टा s बाई डेल्टा टी। और s इक्वल टू होता है, s इक्वल टू होता है आर थीटा। s इक्वल टू क्या होता है? s इक्वल टू आर थीटा। जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर जानते हैं। यानी कि डेल्टा ठीक है, इसके जगह पे आर थीटा बाई डेल्टा टी। अब क्या है कि डेल्टा जो है ना वो थीटा के साथ लगेगा, आर के साथ नहीं लगेगा। बताते हैं क्यों। और बाई डेल्टा टी, आर क्या हो जाएगा? सेपरेट। डेल्टा आर थीटा, लेकिन डेल्टा किसके साथ लगेगा? थीटा के साथ। आर के साथ क्यों नहीं लगेगा भाई? अब देखो क्या है, मैं रब कर दूं इधर कहीं, इधर कहीं रब कर दूं। चलो इसको रब कर देते हैं। मेरे बोर्ड पे तेरा ना कोई काम है, चल यहां से भाग जा। चलो ठीक है, देखो देखोगे पूरा फील लेते हैं तब जाके समझ में आएगा कि आर को हमने बाहर क्यों रखा। अब क्या है ना, क्या है ना भैया कि देखो रेडियस हर समय क्या होगा? हर समय सेम होगा। क्या रेडियस बदलेगा? नहीं। रेडियस बदलेगा? नहीं। रेडियस हर समय आर रहेगा। हाँ, ओमेगा बदलेगा। ओमेगा क्या होगा? जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बदल सकता है। रेडियस तो सेम रहेगा, तो जो बदलेगा उसके साथ थीटा लगेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा बदलेगा कि नहीं? 0 डिग्री, 30 डिग्री,
आया कि नहीं समझ? 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब हर समय एंगल बदलेगा, रेडियस नहीं। यानी कि डेल्टा जो है वो थीटा के साथ लगेगा और हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इंटू आर। क्या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर है। यानी भी एवरेज बराबर ओमेगा एवरेज आर। क्या v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं? क्या v इक्वल टू आर ओमेगा? क्योंकि ओमेगा और आर से मल्टीप्लाई है। v इक्वल टू आर ओमेगा, बोलो आया कि नहीं आया समझ में? v इक्वल टू आर ओमेगा। चलो चलो जल्दी करो जल्दी कर लो। v इक्वल टू आर ओमेगा समझ में आया कैसे हुआ? v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। चलो ठीक, s इक्वल टू आर थीटा, s की जगह पे आर थीटा। मैंने डेल्टा थीटा के साथ लगाया क्योंकि थीटा बदलेगा, आर कांस्टेंट रहेगा। यानी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी किसके बराबर? ओमेगा के बराबर। यानी v इक्वल टू आर ओमेगा। नोट करोगे? अगला जो टॉपिक समझाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रब कर दूं। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, जरा आप लोग बताना। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल क्यों का है ये दीवाना, आप इसमें फिर तुम न जाना हो, ये दिल आशिकाना। भी इक्वल टू आर ओमेगा लिखना सही है। भी परपेंडिकुलर आर ओमेगा लिखना सही है, बोलोगे? या भी वेक्टर परपेंडिकुलर आर क्रॉस ओमेगा, क्योंकि दोनों के बीच का क्रॉस वेक्टर है। क्योंकि वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर होगा, वेक्टर क्रॉस वेक्टर ऐसे लिखना सही है। या भी परपेंडिकुलर आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस, ये लिखना सही है। तीन ऑप्शन है। ये रहा सर्कुलर मोशन, ये रहा बॉडी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये आपका आर, और आपका ये ओमेगा, ओमेगा बार। क्योंकि देखो बॉडी ऐसे जा रहा है, ओमेगा आपका बाहर हुआ। अब बताओ, तो देखो भैया ये लिखना गलत है। b इक्वल टू आर ओमेगा चलेगा, लेकिन लिखना गलत है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो सही ये है। v जो है ना परपेंडिकुलर है r के। v क्या है भाई? परपेंडिकुलर है r के, और r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर इक्वल टू v परपेंडिकुलर। फॉर्मूला ये याद कर लो, या फिर ये याद कर लो, v परपेंडिकुलर r ओमेगा, v परपेंडिकुलर r ओमेगा। मतलब वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इस बात को नोट करोगे, इस बात को नोट करोगे। तो क्वेश्चन किया जाए, क्या कहते हो? क्वेश्चन किया जाए, चलो क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो पहले। अरे भैया v इक्वल टू आर ओमेगा, v जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। अब v परपेंडिकुलर r वेक्टर होता है, रेडियस भी आपका ओमेगा भी वेक्टर होता है। देखो डायरेक्शन है, ओके। चलो जल्दी करोगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। यहां पे मेरा आंख है, आई है, आई। एक चिड़िया जो है 4 मीटर ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रही है। तो हम उसको यहां से देखे, फिर देखते देखते कितना एंगल बना लिए? 53 डिग्री। देखो ऐसे
चिड़िया मेरे को, जब मेरा आंख जो 53 डिग्री मूव किया तो चिड़िया कुछ उस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे। आपको बताना है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ये चिड़िया धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर पाथ कवर करेगी ना। देखो एक्चुअली क्या है ना कि आप सरफेस के प्लेट से देखते हो तो आपको लगता है कि चिड़िया सीधे आगे निकल जाएगी, लेकिन जब आप पृथ्वी के बाहर से देखोगे ना, पृथ्वी के बाहर से, तो चिड़िया ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। ये आपका अर्थ है। तो आप प्लेट से देखते हो तो आपको लगता है कि वो सीधे जा रही है, एक्चुअली वो सर्कुलर पाथ कवर करती है। ठीक है, अब देखो तो हमको इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, बोलो। यहाँ पे 53 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे होगा आपका 37 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो एक हम इधर और एक इधर मान लें, इसके दो कंपोनेंट। अच्छा ये कितना होगा, 90 डिग्री, 37, 90 और ये होगा आपका 53 डिग्री। क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 cos 53 डिग्री और ये होगा आपका 10 sin 53 डिग्री। तो हम कौन सा वेलोसिटी लें ओमेगा निकालने के लिए? ओमेगा इक्वल टू होगा v परपेंडिकुलर r, v परपेंडिकुलर बाई r होगा। तो v परपेंडिकुलर r के परपेंडिकुलर, ये रहा आपका 5 37 के लिए, बोलो 4 37 डिग्री के लिए, 37 डिग्री के लिए 3 4, ये 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। 37 डिग्री के लिए 3 और ये 5, तो होगा आपका रेडियस 5 और परपेंडिकुलर ये वाला वेलोसिटी लेंगे जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि 10 cos 53 डिग्री। 10 cos 53 की वैल्यू याद करो, cos 53 4 3 5, cos 53 3/5 गुणे 3/5/5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और हो जाएगा 3 दूना 6/5 रेडियन पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। जल्दी कर लो फटाक से, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हम हैं, ठीक है, हम हैं मेरे से 3 मीटर दूर एक एसके बोले तो सुंदर कन्या। ठीक है, अब सुंदर कन्या है, बाइक से जा रही है, तो उड़ेगी और उड़ी कुछ 10 मीटर पर सेकंड से। आगे दलदल है, ठीक है, आगे दलदल है, जाके गिरेगी। उड़ी 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर होगा 10 cos, इधर होगा आपका 10 cos 30 डिग्री और ऊपर होगा आपका 10 sin 30 डिग्री। मेरे को लगेगा कि ये एंगुलर वेलोसिटी करती, क्या करती, एंगुलर को सर्कुलर पाथ कवर करती। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है v परपेंडिकुलर बाई v परपेंडिकुलर, ये रहा r और इसके परपेंडिकुलर ये है, यानी कि 10 sin 30 डिग्री बाई रेडियस आपका कितना है 3। 10 sin 30 की वैल्यू 1/2 बाई में 3, ये होगा 5, बोले तो 5/3 रेडियन पर सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करें, जल्दी कर लो। याद रखना भी परपेंडिकुलर बाई आर, रेडियस के परपेंडिकुलर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे, एक पार्टिकल है जो पी पॉइंट से 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से y एक्सिस के तरफ जा रहा है और यहां से ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर की दूरी पे है। आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। चलो फाइंड आउट करोगे।
तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो v परपेंडिकुलर बाई r होता है। तो 4 मीटर ये रेडियस है और ये इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है। अच्छा, अगर ये पॉइंट आगे ले लें, इसी पॉइंट को आगे ले लें और इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, बोलो हाँ या ना। दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये होगा 10 cos, अच्छा देख एंगल देख लेते हैं, ये होगा आपका 53, तो ये कितना होगा 37 डिग्री और ये भी कितना होगा 37 डिग्री, क्योंकि अगर इसके लेंगे तो ये 53 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री। तो हम कौन सा लेंगे, रेडियस के परपेंडिकुलर वाला, ये वाला लेंगे, यानी कि 10 cos 10 sin 37 डिग्री बटे में 4, रेडियस 4 मीटर है ना। अब देखो ट्रायंगल याद करो, 37 का ये होगा 3, ये 4, ये 5, 3/5 कितना होगा 10 × 3/5/4, ये कितना होगा 5, ये 2, ये आपका हो जाएगा, यानी कि 3/2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करें, उतारो जल्दी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड से कोई इसको प्रोजेक्टाइल किया 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री पे, तो बॉल ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाएगा और नीचे गिरेगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, यहां पे भी 30 डिग्री, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन भाई, 10 cos 30 डिग्री और 10 sin 30 डिग्री। अब बताओ ये रेंज आपका रेडियस है और इसके ये परपेंडिकुलर, हमको ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई v परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, 10 sin 30 डिग्री बटे में रेंज। चलो रेंज का जो फॉर्मूला होता है लिख देते हैं, रेंज का वो होता है u² sin 2 थीटा बाई जी, क्या होता है u² sin 2 थीटा बाई जी। अच्छा, जी की वैल्यू आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, निकाला जाए। चलो 10 cos 30 की वैल्यू 1/2 u² sin 2 थीटा बाई में जी, क्या दिखाई दे रहा है हाँ बिल्कुल। अब क्या होगा कि ये मर जाएगा 5, जी ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 10 × 5 बटे में, क्योंकि ऊपर में 5 बचा, हाँ u² u के जगह पे कितना 10 का स्क्वायर sin 2 थीटा, यानी sin 2 थीटा के जगह पे 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, sin 60 डिग्री 30 डिग्री इंटू 2 sin 60 डिग्री। और मेरे ख्याल से 10 × 5 बाई 10 × 10 × √3/2 होगा, तो 10 से 10 मर जाएगा, 5 से 5 मर जाएगा, यानी 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। ये तो आप लोग कर लोगे। अरे भैया 10 × 5 बाई 10 × 10 × 1√3/2, 2 5 या 10, 10 से 10, 5 से 5, 1/√3 रेडियन पर सेकेंड, हो गया, आया कि नहीं है समझ?
चलो थोड़ा टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड मैं रफ कर दूं, चलो रफ कर देते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़े गले में दर्द है बहुत ज्यादा, ठीक है। किसी तरह हम लेक्चर को बना रहे हैं, ले देखे जो भी छोटी छोटी गलतियां होगी इग्नोर करोगे, ओके। चलो देखोगे देखोगे अगर बॉडी पूरा अगर एक चक्कर मारता है, एक चक्कर कितने सेकंड में, एक चक्कर, वो चक्कर नहीं, एक चक्कर एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 360 थीटा, कितना होगा, थीटा बाई टी ना, थीटा बाई टी। अच्छा थीटा को किस में रखेंगे, डिग्री या रेडियन, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री का रेडियन 2 पाई बाई टाइम पीरियड ओमेगा, बोलो होगा ओमेगा, बोलो हाँ या ना, यानी टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अरे भैया वेलोसिटी इक्वल टू पढ़े हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है। और कैसी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये कैसा डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस बटे में टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा। और ओमेगा का फॉर्मूला जो होता है ना, आप रख लोगे, आया कि नहीं आता। चलो आगे बढ़े, यानी 2 पाई बाई ओमेगा रख लो। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो यार, पढ़ाई खूब करो, ठंडा है और बच के रहो। सो ओके, रात में ये लेक्चर बन रहा है, जब भी आप देखते हो, सुबह में गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड नून, शाम में गुड इवनिंग और रात में गुड नाइट सबके लिए। ओके बाय, सी यू ऑल।